बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हमारे पास पहला आर्टिकल है वीट क्राइसिस बेलिंग द कैट में नॉट बी सो इजी। वकार हसन ने लिखा है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर का ये आर्टिकल है और इसके राइटर जो हैं वकार हसन, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के फार्मर प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ डिस्कस की गई है वो वीट क्राइसिस के बारे में, भी जो वीट स्कैंडल पाकिस्तान में बना हुआ वीट की इंपोर्ट्स को लेकर, उसके बैकग्राउंड के बारे में इसमें बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो वीट की हुई है पिछले चंद सालों के हिसाब से, उसका डेटा जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है। फर्दर जो डोमेस्टिक कंजप्शन है पाकिस्तान के अंदर वीट की, उसके बारे में इसमें काफ़ी जो है तफसीली बात की गई है। इसके अलावा जो स्कैंडल चल रहा है इसको लेके इम्पोर्ट्स का जो पाकिस्तान ने की हैं जिनकी वजह से ये सारा एक क्राइसिस की सिचुएशन बन गई है, उसकी वजह बयान की है कि उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे इसके पीछे कौन जो है वो हो सकता है, इस सारे काम के पीछे किसका हाथ हो सकता है। दूसरा हमारे पास है आर्टिकल द ईरानियन स्टोरी। ये डान का एडिटोरियल है। इसके राइटर जो हैं तस्नीम नौरानी, ये पाकिस्तान के फॉर्मर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो एक ब्रीफ हिस्ट्री है ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 की, जो वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन था, उसके हिस्ट्री है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इसके रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसके क्या असरात जो बाद में देखने को मिले हैं, और अभी आज 45 ईयर्स लेटर इसके हमें क्या फ़वाइद नज़र आ रहे हैं इस रेवोल्यूशन के, वहाँ पे होने जो वहाँ पे ये रेवोल्यूशन हुआ था उसके क्या फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। और कंपैरिजन किया गया करंट स्टेट ऑफ जो ईरान है उसकी, जहाँ पे जो उसके हालात हैं उनका, और पाकिस्तान के इकॉनमी का और सोशल लेवल पे पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन किया गया है। अगर देखें तो वीट क्राइसिस वाला जो है इसको हम CSS में आप जनरल नॉलेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान अफेयर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो नेक्स्ट CSS होगा इंशाल्लाह, उसमें आप प्रिपेयर होंगे तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे ये सामने आएगा वीट क्राइसिस। और दूसरा जो ईरानियन स्टोरी है, ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इसको देख सकते हैं, और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और जो क्वेश्चन हम पूछते हैं हर एक एडिटोरियल के एंड पे, उसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही करामत है, आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होता है। तो काइंडली आप हर आंसर, इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें, हर क्वेश्चन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत मा कसबत वहुम ला युज़लमून। And fear a day when you will be returned to Allah, then every soul will be compensated for what it earned, and they will not be treated unjustly. और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को उसका बदला पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उलमाए हदीस के मुताबिक ये वो आखिरी आयत है जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। इसके बाद कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं हुई उलमा के मुताबिक। तो इस आखिरी आयत में इस पूरे इस्लाम का निचोड़ जो है वो बयान किया गया है। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। यानी यौम क़यामत से, यौम हिसाब से डरो जिस दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा अल्लाह के सामने, और तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला उस दिन कोई नहीं होगा। तो इस्लाम का सारा निचोड़ ही यही है कि इस्लाम हमें प्रिपेयर कर रहा है अपनी आखरत के लिए, कि हम आखरत में क्या जो है उसका हमारे लिए फ्यूचर में आखरत जो हमारे लिए कितनी अच्छी हो सकती है या कितनी बुरी हो सकती है, ये डिपेंड कर रहा है हमारी दुनियावी ज़िंदगी पर, वर्ल्डली लाइफ पर। तो इस्लाम का जो बेसिक आपको कह लें कि एक निचोड़ में कह दें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस्लाम के निचोड़ के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि आखरत, आप नमाज़ों रोज़ों जो कुछ भी देखें तो सब आपके लिए आखरत में उसका वो है, उस आखरत के लिए आप कर रहे हैं, आखरत में आपको इसका अजर मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो ये सारा काम जो है हम दुनिया में कर रहे हैं, दुनिया में हमारी भाग दौड़ सारा कुछ, हमारा आखिरी ठिकाना आखरत ही है, हम जहाँ पे हमने हमेशा रहना है और कभी वहाँ पे ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं है। तो अल्लाह ताला इसलिए हमें डरा रहे हैं कि
उस दिन से डर जाओ कि कहीं तुम्हारा हिसाब उस दिन बुरा ना हो जाए, कहीं उस दिन तुम्हें पकड़ ना लिया जाए, अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। तो अल्लाह ताला ये वहीद हमें सुनाकर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि हम दुनिया में अच्छे काम करें और बुरे कामों से बचें, ताकि हमारी दुनिया भी आसान हो सके और आखिरत भी आसान हो सके। और ये बात कि अल्लाह ताला जो है वो जुल्म नहीं करते किसी पर भी, वो हर इंसान का बदला उसको पूरा दिया जाएगा। अगर गुनाहों की बात करें तो उसका जो गुनाह कोई शख्स करता है तो उसको उसका पूरा बदला दिया जाएगा, उससे उसको इजाफी उससे कोई जो है पनिशमेंट नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन जो कोई शख्स कोई नेकी का काम करता है तो उससे उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर कहीं इसका ज़्यादा अजर दिया जाएगा। तो वो 700 तक उसका अजर, और कहीं पे है कि बेहिसाब अजर अल्लाह ताला अब नेकियों का दे सकते हैं। वीट क्राइसिस के बारे में हम आपको ब्रीफली बता चुके हैं कि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेसिक चीज़ें। वीट स्कैंडल जो भी चला हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, और वीट प्रोडक्शन और कंजप्शन जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में बात करेंगे कि वो पास्ट में कितनी रही है और कंजप्शन कितनी हुई है, पास्ट के हिसाब से प्रेडिक्टेबल इसकी क्या है, और इस सारे जो क्राइसिस है इसमें इस डेटा का हम क्या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमें किस तरह से ये फ़ायदेमंद हो सकता है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि अभी काफ़ी इस बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है वीट को लेके, वीट इंपोर्ट्स को लेके। तो बात कुछ इस तरह से है कि हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो पीछे केयर टेकर गवर्नमेंट थी इलेक्शन से पहले, उसने मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम होने के बावजूद तकरीबन 2.8 मिलियन टन जो है गंदम मजीद दरामद कर ली, इंपोर्ट कर ली। तो ये तकरीबन 300 बिलियन रुपए की ये गंदम बनती है जो सितंबर से लेकर मार्च के दौरान में पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मुल्क में गंदम की जो कीमत थी वो काफ़ी कम हो गई है और किसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की अबंडेंस हो जाती है किसी भी कंट्री में तो वहाँ पर उस चीज़ की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो यही वो सीन बना है कि जिसकी वजह से फार्मर अपराइज का जो अप्राइजल वो एक नज़र आ रहा है हमने कि फार्मर जो है वो किसान जो है वो मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं कि वीट की प्राइस को बढ़ाया जाए। तो इस वीट की प्राइस के कम होने के पीछे, फार्मर के सारे के पीछे जो है बेसिक क्या वजह बनी है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसमें राइटर ने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब देख सकते हैं कि फार्मर्स के जितना भी ये इस तरह के उन्होंने चला रहे हैं, सारी मुहिम चलाई जा रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस अभी तक मई में भी ये इम्पोर्ट है वो जारी थी, इसके साथ गंदम की इम्पोर्ट जो है अभी तक जारी थी, क्योंकि इसके बावजूद कि गवर्नमेंट जो है फरवरी में इसका जो है वो रोकने का इंडिया दे चुकी है कि फरवरी से जो है वो इम्पोर्ट रोक दी जाएगी। तो अगर देखें तो कंट्री की, हमारे मुल्क की जो इंपोर्ट ये इतनी कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे कंट्री में पहले से ही गंदम मौजूद भी थी, और इसके जो भी हमारी जो फ्यूचर में अभी 2024 में प्रोडक्शन होने वाली थी वो भी इस कहीं ज़्यादा प्रिडिक्ट की जा रही थी कि वो पहले से ज़्यादा होने वाली थी। उसके बावजूद गंदम जो है वो इम्पोर्ट की गई। अब प्राइस कम हो गई है तो जो मिडल मैन है, फ्लोर मिल्स हो गई, और इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो इम्पोर्टेड गंदम को स्टोर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक गंदम। डोमेस्टिक को जो वीट है उसको वो स्टोर नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? वो है वीट की जो प्राइसेस हैं उसका जो फॉरेन से मंगाई गई है इम्पोर्टेड जो वीट है उसकी प्राइस कम है, $290 मिलियन पर मेट्रिक टन। तो इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक गंदम की जो प्राइस रखी गई है $350 मिलियन पर मेट्रिक टन, उससे ये कम है। इसकी वजह से जो होर्डर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इम्पोर्टेड गंदम को जो है स्टोर कर रहे हैं ताकि जब प्राइस राइज होगी तो वो इसको बेच देंगे। उसकी वजह से भी काफ़ी एक बुरहान की सूरत हाल अख्तियार कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि इस ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो एकदम से प्राइस को बढ़ा सकती है गंदम की प्राइस को, और कंज्यूमर्स के लिए, फार्मर्स के लिए तो इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है। अगर लॉसेस की बात करें तो पाकिस्तान को इससे इम्पोर्ट से कितना लॉस हुआ है उसकी बात करते हैं कि जो परचेजिंग का जितना भी बर्डन आया इम्पोर्ट का वो गवर्नमेंट के ऊपर आया है। गवर्नमेंट के पास पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान IMF के लोन्स पे चल रहा है, तो फाइनेंशियली पाकिस्तान को इस तरह के मैनूवर्स की ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट के पास रखने की जगह ही नहीं है, वेयर हाउसेस की कमी है, और पाकिस्तान की जो फार्मर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि वेयर हाउसेस की कमी है तो पाकिस्तान के
जो प्रोडक्शन हुई है वो 50% से ज़्यादा जो है फार्मर्स को वो फार्मर से नहीं खरीदी जाएगी। तो इसकी वजह से भी तकरीबन 380 बिलियन डॉलर 380 बिलियन रुपए का या 1.4 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को सहना पड़ सकता है। ये सारे जो एक गलत है सामने आया है कि एक्सेसिव जो एक हमारा अबंडेंस हो गई है, उसकी वजह क्या है, उसके लिए बहुत से थ्योरीज और लॉजिक्स पेश किए गए हैं, लेकिन कोई भी जो है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी जो इसमें नहीं नजर आ रही, इसकी वजह क्या हो सकता है? उसकी एक तो वजह हो सकती है कि विजडम हमारे पास नहीं है, हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो वाइजली सारी सिचुएशन को डील नहीं कर रहे। और एक दूसरी वजह हो सकती है कि वो कुछ खास फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, अपनी किसी भी करप्शन को, किसी भी इसमें डिसऑनेस्टी को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी हमें नजर नहीं आ रही। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 2015 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान में गंदम जो है वो दरामद की ही नहीं गई, बिल्कुल सिरे से नहीं की गई। लेकिन जब 2020 में देखें तो ये तकरीबन 600% जो है वो इंक्रीज हो गया गंदम की इंपोर्ट में। तो ये जो है एक तो देखें तो यूएस के जो होल्ड है वो अफगानिस्तान पे इसमें कमज़ोर हो रहा था, और दूसरा तालिबान जो वहाँ पे राइज हो रहा था, तो इसके साथ ये कंसाइड कर गया। तो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करना ये एक काफ़ी मायने रखता है इस दौरान में। तो इस सारे सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान ने खुद तो गंदम इंपोर्ट की, और लेकिन अफगानिस्तान को स्मगलिंग के ज़रिए से और रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए जो है वो गंदम काफ़ी मकदार में पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, अपना स्फीयर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में, और उस गवर्नमेंट की गुडविल हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मकदार में वहाँ पे गंदम जो है एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उस वक्त भी गंदम का क्राइसिस जो है बन गया था कि पाकिस्तान में गंदम की क्राइसिस बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी। तो ये जो स्मगलिंग हुई है इसको, और जो पाकिस्तान खुद इम्पोर्ट कर रहा है, ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान के नेशनल इकोनॉमी है उस पर असर डाल रहे हैं। दोनों ही पाकिस्तान की जो कह लें कि आप लिटरली कह लें कि पाकिस्तान की जेब थी, दोनों ये हैं पाकिस्तान की जेब से गए हैं। इंपोर्ट पे भी जितना खर्चा है पाकिस्तान है, स्मगलिंग भी है वो पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ उसमें भी। तो ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट और स्मगलिंग, इनकी वजह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जो डिमांड थी वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की प्रोडक्शन आपस में मैच नहीं कर रहे थे। वीट प्रोडक्शन की बात करें तो पाकिस्तान में शुरू से लेकर 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो है दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ती आ रही है। अब 1960s की देखें तो ये तकरीबन 3.909 मिलियन मैट्रिक टन जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी 1960s में। अब देखें 1980 में ये बढ़कर 10.857 मिलियन मैट्रिक टन हो गई, और 2000 पूरे में 21.097 जो है मिलियन मैट्रिक टन पाकिस्तान की गंदम की प्रोडक्शन थी। तो ये ट्रेंड बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 2020 में ये तकरीबन 25.247 मिलियन मैट्रिक टन पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी 2020 में, और 23 में ये बढ़कर 26.801 हो गई। अब 2024 की जो है जो इसमें प्रेडिक्टेड प्रोडक्शन है पाकिस्तान की वो तकरीबन 32.1 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो बताई जा रही थी। कंजप्शन की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल कंजप्शन तो 1960 में थी वो 5.454 मिलियन मैट्रिक टन थी, जबकि प्रोडक्शन इससे कम थी। इसके अलावा देखें तो 1980 में ये 11.2 मिलियन मैट्रिक टन हो गई, 2000 में 22.5, 2020 में 26.3 और 2023 में 29.6 मिलियन मैट्रिक टन जो है पाकिस्तान की कंजम्पशन थी। तो अगर देखें तो 2024 में ये कंजप्शन जो है वो मज़ीद बढ़ने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो है वो इसको इस दफ़ा उम्मीद की जा रही थी कि वो इससे ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन पाकिस्तान की कंजम्पशन से 2024 में सोची जा रही थी कि वो ज़्यादा होगी। अगर देखें तो ये 32,000 मैट्रिक जो मिलियन मैट्रिक टन जो है 32.3 जो मिलियन मैट्रिक टन पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, इसमें अगर अब 2 मिलियन मैट्रिक टन जो वीट अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की जा रही है या स्मगल की जा रही है वो उसमें शामिल करें तो ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजप्शन से कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन पाकिस्तान को मिल सकती थी। 2024 में देखें तो फार्मर्स ने 2023 में जो कल्टीवेशन की गई सितंबर में, उसमें फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा वीट जो है वो उगाई है, गंदम उगाई है। वजह क्या थी कि जो प्राइसेस थी, फ्लोर की प्राइसेस थी, वीट की प्राइसेस थी, वो बहुत ज़्यादा सर्ज कर रही थी, बढ़ रही थी। तो पाकिस्तान के कल्टीवेटेड एरिया के तकरीबन 40% पे गंदम उगाई गई थी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीनों में, दिसंबर जो 2023 में जो 2024 के लिए कल्टीवेशन की गई थी। तो पाकिस्तान के 9.12 मिलियन हेक्टर्स पे गंदम उगाई गई थी, तो जो कि 2022 में 8.86 मिलियन हेक्टर्स
और 2023 में 9 मिलियन हेक्टर से थोड़ी ज़्यादा थी। तो सब कुछ ही बेहतरीन चल रहा था, इक्विलिब्रियम जो बन रहा था सप्लाई और डिमांड में। लेकिन अब ये एक सिचुएशन बनी है सारी एक्सेसिव इंपोर्ट ऑफ वीट की वजह से, उसकी वजह से सारी सप्लाई और डिमांड का जो एक इक्विलिब्रियम था वो सारा डिस्टर्ब हो गया, ये बैलेंस जो है सारा ख़राब हो गया है। तो इसकी सारी वजह क्या बनी है, जो थॉटलेस हमारी पॉलिसी है उसकी वजह से, एक बगैर सोचे समझी जो पॉलिसी बनाई गई है, और गवर्नमेंट जो फेल होगी इस चीज़ को समझने में कि इसको लॉन्ग टर्म इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पॉलिसी के पाकिस्तान को कितने जो है ड्रॉबैक्स का सामना कर सकता है, पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। और जो चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान की प्रोडक्शन के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होना, स्मगलिंग का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए, जो पहले से एक पिसा हुआ तबका, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं कि हार्ड होता है रोक देना किसी चीज़ को, अचानक से स्टॉप अब्रप्टली, गलट होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाना, अबंडेंस हो जाना, एक्सेसिव सप्लाई को कहते हैं। नी जर्क, अनप्लान्ड, अनथिंकेबल, अनथिंकेबल मतलब जो चीज़ को प्लान नहीं किया गया, आपने बगैर सोचे समझे उसको बना लिया। स्क्यू कहते हैं बायास्ड को, और नेगेटिव होता है विजडम का ना होना, एक्सपीरियंस का ना होना, आपका मासूमपन, भोलापन को नेगेटिव कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द प्रेडिक्टेड वीट प्राइस ऑफ पाकिस्तान इन 2024। 2024 में पाकिस्तान की प्रेडिक्टेड वीट की प्रोडक्शन जो है वो कितनी बताई जा रही थी, उसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ईरानी स्टोरी, तस्नीम नूरानी ने लिखा है। इसमें हम जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ईरानी रेवोल्यूशन की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री में बताएंगे, उसमें आपको कि ईरानी रेवोल्यूशन के पीछे क्या हमारे थे, इसमें क्या कुछ जो है वो वाक़यात जो हुए थे उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा रेवोल्यूशन के बाद के जो हालात बने थे वहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उससे पहले क्या हालात थे उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आपको बताएंगे। और इकॉनमी में और मिलिट्री में इसकी ईरान का भी अपराइज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री उनके पास है, इकॉनमी उनकी इम्प्रूव हो गई है, तो उसकी क्या वजूहत हैं, और ऐसा इसके पीछे क्या जो है वो वजूहत हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जो राइटर है इसमें अपने अपना एक ज़ाती जो है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी के तेहरान में आमद के बाद 1979 फरवरी में कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जगह पे बैठे हुए थे, तो उनके पास ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं वहाँ पे इनकलाबी पासदारान इनकलाब के कुछ गार्ड जो हैं वो उनके पास आ गए। तो राइटर कहते हैं कि वो बहुत इनएक्सपीरियंस थे, नर्वस लग रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वेपन पोजेस करना आम लोगों के लिए अलाउ नहीं था। जो उससे पहलवी जो डायनेस्टी थी उसके शाह के रूल के मुताबिक वहाँ पे आम लोगों के लिए वेपन रखना अलाउ नहीं था। तो राइटर को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ याद आ रही थी कि जिस तरह ईरानियन प्रेसिडेंट अभी पाकिस्तान में आए थे, तो इस रिसेंट विजिट के बाद मुझे ये सारी चीज़ें रिकॉल हो रहा था मेरे दिमाग में। तो वो कहते हैं कि मैं उस वक्त वहाँ पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था, जो कि शाह ने वहाँ के जो उस वक्त के किंग थे उन्होंने ईरान में इस तरह का एक बिजनेस स्कूल सेटअप किया था ताकि ईरानियंस को बिजनेस एजुकेशन, मॉडर्न बिजनेस एजुकेशन वो प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, ये इस रेवोल्यूशन के बाद ऐसे थोड़ा ब्रीफली बताते हैं कि रेवोल्यूशन था, ईरानी रेवोल्यूशन था क्या। इसमें बेसिक जो चीज़ें हुई हैं 1979 में कि पहलवी डायनेस्टी थी उसका ख़ात्मा कर दिया गया इस रेवोल्यूशन के बाद, और इम्पीरियल स्टेट जो थी पहलवी डायनेस्टी की उसको रिप्लेस कर दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने। और मोहम्मद रज़ा पहलवी जो वहाँ के बादशाह थे, किंग थे, उनको रिप्लेस किया आयतुल्लाह खुमैनी ने, तो जो कि उनके ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर के तौर पे सामने आए। ये बेसिकली एक मॉडर्न से लेकर एक जो ईरान का सफ़र था मॉडर्न स्टेट से लेकर, जिसमें मॉडर्न में देखें तो आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सिस्टम जो नहीं था, ये वेस्टर्न अप्रोच की तरफ वो जा रहे थे, एक वेस्टर्न ओरिएंटेड सिस्टम था वहाँ पे, उसको ख़त्म करके वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन, शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो वहाँ पे इम्पोज किया गया। तो ये बेसिक था इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान 1979 या सिंपली ईरानियन रेवोल्यूशन 1979। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा खुश हुई, यहाँ तक कि वहाँ पे इसके लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया।
और जो वहाँ पे लोग थे, ख़ासकर उनकी टीनेजर्स थे, ये यूथ थी, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो हासिल की। तो राइटर कहते हैं कि मेरी जो इनिशियल इंप्रेशन था इसके बारे में वो कोई अच्छा नहीं था। मैं सोच रहा था कि मेरी वेस्टर्न ओरिएंटेड सोच थी उसके मुताबिक राइटर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये ईरानी जो हैं ये मुल्लास के कंट्रोल में आ गए हैं, तो ये उनके लिए मुझे बहुत हमदर्दी फील हो रही थी। और पाकिस्तान के अंदर मैं रह के बहुत अपना फॉर्चुनेट फील कर रहा था। यहाँ पे किसी हद तक जो है टॉलरेंट गवर्नमेंट थी, जो काफ़ी बर्दाश्त करने वाली गवर्नमेंट थी। तो इसमें वो बताता है कि वहाँ पे इससे पहले उसमें क्या था, सावाक नाम की एक तंजीम थी उनकी, जिस तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उस तरह उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम सावाक था। ये बेसिकली रज़ा पहलवी के दौर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम क्या था कि वो नेशनल उनकी सीक्रेट पुलिस थी जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी सिर्फ शाह के रिजीम को, शाह के जो के किंग थे उसके रिजीम को प्रोटेक्शन के लिए वो काम कर रही थी। और जितने भी मुखालिफिन थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए इसका बेसिक जो है वो मकसद ये था कि वो शाह के जो जितने मुखालिफिन उनको कुचल सके। बेसिकली सावाक जो है ये मुखफ़फ़ है, एक एब्रीवेशन है पर्शियन लैंग्वेज में, साज़मान इत्तलाआत व अमनीयत किश्वर। तो ये सावाक जो है ये पर्शियन एब्रीवेशन है बेसिकली। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन इसका जो था नाम, अभी इसको ख़त्म करके इसको रिप्लेस कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसका ईरान की मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन है उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। खुमैनी के लेवल के बाद वहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड कल्चर के मुताबिक वहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ जो थी कि वुमेन वहाँ पे जो हैं वो अपना लिबास जो है वो वेस्टर्न हिसाब से पहनती थी, तो उसको वहाँ पे बैन कर दिया गया और वहाँ पे उनको हिजाब पहनने पे जो है वो फोर्स किया गया और उन पाबंदी लगा दी गई कि वो हिजाब पहन के घर से निकलेंगी। तो उसकी वजह से बहुत से जो वेस्टर्न ओरिएंटेड वहाँ पे लोग थे, जो ख़वातीन थी वो कंट्री छोड़ के भाग गई, उन्होंने कंट्री से फ्ली अख्तियार कर लिया। तो क्योंकि वो समझ रहे थे कि ईरान उनके लिए एक अच्छा रहने के लिए एक जगह नहीं है, और क्योंकि वहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड जो एक गवर्नमेंट आई थी, कट्टर गवर्नमेंट आई थी, वो उनके लिए ख़तरा थी। आज 45 साल के बाद हम देखते हैं कि ईरान कहाँ खड़ा हुआ है। तो देखें तो ईरान जो है वो अपने अपने इस रीजन का एक सबसे बड़ा जो है वो एक पावरफुल मिलिट्री इस के हिसाब से कंट्री ऊपर के सामने आया है। देखें तो इसराइल को वो आंखें दिखा रहे हैं। इसराइल पे आप देख सकते हैं कि इसने रिसेंटली अटैक्स लॉन्च किए हैं इसराइल के हदूद के अंदर। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने ईरान ने इसराइल के अंदर डायरेक्टली अटैक किया है। तो ये इसकी वजह से हम तो कह सकते हैं कि वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आई है, उनकी नेशनल मेच्योरिटी आई है उनके अंदर, काफ़ी हद तक जो ईरानी रेवोल्यूशन के बाद उनमें काफ़ी इनकलाब आया है उनके सोचों में, इस हिसाब से देखें तो ईरानी जो है वो बेसिकली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और बिलीफ को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं। इनके अंदर जो पर्शिया एक कह लें पुरानी एक सोच चली आ रही है पर्शियन एम्पायर के हिसाब से। तो पर्शिया फारस को अपनी लैंग्वेज को देख लें, वो उसको बहुत ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट करते हैं, इसके लिए अपने कल्चर को। और ये यूएस तक को आंखें दिखा रहे हैं कि 45 साल से ये यूएस इनके खिलाफ काम कर रहा है और ये उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये उसके आंखें दिखा रहे हैं। और उसे बावजूद इसके कि इनको आइसोलेशन करनी पड़ी इंटरनेशनली भी और इकॉनमी के हिसाब से भी इनको काफ़ी आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है, इसके बावजूद ये अभी तक स्टैंडिंग उनके सामने खड़े हैं। कल्चर प्राइड की हम बात कर रहे थे, तो इनके नेशनल जो है इन पे पाबंदियों की वजह से सेल्फ रिलायंट बन गए हैं, ये अपने अपने सारा सिस्टम बना रहे हैं और अपनी इनकी इंडस्ट्री है, इंडिग्नेशन इंडस्ट्री है, और जिसमें बहुत कमर्शियल भी और मिलिट्री दोनों हिसाब से इंडस्ट्री अपनी इनकी कंट्री के अंदर चल रही है, इनको किसी पर रिलायंट ये नहीं है। मिलिट्री की बात करें तो इनके सैंक्शंस के बावजूद इनकी मिलिट्री काफ़ी क्रेडिबल है अभी तक। अभी आप देखें तो एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें इनके जो मिलिट्री के लीडर्स हैं वो सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के कदमों में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान जैसी एक स्टेट के लिए इस तरह का सोचना भी नामुमकिन है कि मिलिट्री जो है वो स्टेट के लीडर के सामने झुके। तो ये उधर की डेमोक्रेसी की भी इसमें आप कह सकते हैं कि वहाँ पे किस हद तक डेमोक्रेसी जो है स्ट्रॉन्ग है। इस्लामिक निज़ाम वहाँ पे ज़रूर राज है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कल्चर के साथ अभी तक स्टिक हैं।
सख्ती से उसके साथ उन्होंने अपना जो है वो लगाव रखा हुआ है कल्चर के साथ अपने। तो वो अभी तक अपना मिसाल के तौर पे जो नौरोज़ का वहाँ पे एक मेला होता है, वो न्यू ईयर नौरोज़ का, तो वो बड़ा उसको सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। कि नौरोज़ जो है ये ज़रतश्ती मज़हब का एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, ज़ोरोस्ट्रियन फेस्टिवल है, और ये इस्लाम में इसका नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ईरानी लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। याद है कि वहाँ पे 3 हफ्तों तक के लिए वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं इसके लिए प्रॉपर, जिसमें वो इसकी सेलिब्रेशन करते हैं। और मुसलमानों को जब अपना त्यौहार ईद है उस पर इस तरह की जो है ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को नज़र नहीं आती। डेवलपमेंट भी इसने बहुत ज़्यादा की है, प्रोग्रेस की है। तो इस इस्लामिक गवर्नमेंट जो वहाँ की है वो सिटीजन्स के प्राइवेसी राइट्स को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं उस पर। उनके जो घर के अंदर उनके जो हालात हैं उसको कहते हैं कि ये आपका अपना बिजनेस है, योर ओन बिजनेस। तो एक ईरानी शख्स कहते हैं कि हम शाह के दौर में इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले हम जो नमाज़ पढ़ने के लिए तो हमें खुफिया तौर पे छुपना पड़ता था, लेकिन हम शराब पीते थे तो वो पब्लिकली पीते थे। लेकिन अब इसके उलट काम हो चुका है कि हम पब्लिकली नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पे ड्रिंकिंग हमारे लिए प्राइवेट हो गई है। तो ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारा इस पर राइटर ने बताया है इसके बारे में। तो वहाँ की अब देखें तो एक क्लीन डेवलप्ड कंट्री बन गया है। वहाँ पे अच्छे रोड्स हैं, उनके मॉडर्न रेलवे सिस्टम्स हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो वहाँ पे 89% लिटरेसी रेट है, जबकि हमारा लिटरेसी रेट 58% है। वो एजुकेशन पे 23% जो है वो अपना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे लगा रहे हैं, और हेल्थ पे देखें तो वो 23% लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर एजुकेशन देखें तो 11.5% और हेल्थ पे इससे भी कम 4.3% है। तो इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट की को प्रायोरिटाइज करने का कितना उनके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसको इंडिकेट करती है। वहाँ पे करप्शन ज़रूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से कहीं कम है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में वो 24 नंबर पे है, और पाकिस्तान जो है 133 नंबर पे, 133वें नंबर पे, पाकिस्तान से कहीं नीचे है। अगर हम देखें तो हम दूसरे अपने हमसायों के साथ अपने आप को कंपेयर करें तो हम कहीं पीछे जा रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश को देखें तो उनकी इकॉनमी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो हैं वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर हैं। इवन कि अफगानिस्तान हमसे बेहतर जा रहा है अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हिसाब से, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है। तो एक जो पाकिस्तान अफगानी है वो तकरीबन 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो पाकिस्तान की जो डिक्लाइन आ रहा है इकॉनमी में, सोशल इसमें सिस्टम में, उसकी बेसिक वजह जो राइटर कहते हैं वो ये है कि हमारे जो पावर जिन मतलब जिनको पावर इनके पास है, जिनके पास, जिन लोगों के पास, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता। उनके अकाउंटेबल ना होने की वजह से सारी सूरत हाल हमारी ख़राब होती जा रही है। हेराल्ड का मतलब होता है सिग्नल देना, इशारा देना। थॉट आउट, वेल प्लान, जो थिंकेबल होता है। ग्रेट करेज को कहते हैं, हिम्मत हौसले को। प्रोवेस स्किल्स को कहते हैं, और शेनैनिगन्स कहते हैं डिसऑनेस्ट एक्टिविटी को। क्वेश्चन हमारा, विच इज द हु इज द करंटली सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? ईरान का सुप्रीम लीडर अभी